नाउ हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में जो आर्थिक बदलाव आए हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला बदलाव था वो था उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का। अब देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है। सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हियर रिफर्स टू द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक बाउंड्रीज फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पे विदेशी निवेश को क्या कर देना, बढ़ावा देना, उनके लिए जो है सभी रास्ते खोल देना जिससे हमारे देश में विदेशी निवेश हो सके और जो है फॉरेन कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश का बढ़ सके। साथ में जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, उनका जो नियंत्रण है प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स पर, उसको कम कर देना। ठीक है। सो रिडक्शन इन द रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, और उनको जो है स्वतंत्रता से संचालन करने की अनुमति देना व्यवसाय को। एंड अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स टू ऑपरेट द बिजनेस फ्रीली without restriction or with minimum restrictions. It is known as economic liberalization. Now we will see more about it. Now we will see the economic reform 1991. 1991 में होने वाले आर्थिक बदलाव, इसको हम देखेंगे। इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, आर्थिक नीति के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ में इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, आर्थिक बदलावों 1991 में होने वाले आर्थिक बदलावों को समझाइए। ऐसे भी पूछ सकते हैं, और या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आर्थिक बदलाव जो 1991 में हुए और ये जो नीति आर्थिक नीति जो 1991 में अपनाई गई, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफोर सीइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, वी शुड सी व्हाट कॉजेज दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। बट हम पहले ये देखते हैं कि 1947 से 1990 तक क्या हुआ, एकदम शॉर्ट में और ब्रीफ में हम देखते हैं। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले ब्रिटिशर्स का हम पे क्या था, राज था। जो ब्रिटिशर थे उनका कंट्रोल था इंडिया पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज नो प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया। ठीक है, उसके कारण कोई प्रोग्रेस नहीं थी इंडिया की, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। आफ्टर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कानून नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद बहुत सी जगह चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। सिर्फ एक सेक्टर नहीं था, बहुत से सेक्टर थे। एग्रीकल्चर सेक्टर था जहाँ कुछ बदलावों की ज़रूरत थी, सर्विस सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था। तो पूरे देश में ही एक तरह से डेवलपमेंट की और विकास की आवश्यकता थी। सो इंडिया में अपनाई गई मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया भारत में, जिसके अंदर प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर क्या होते थे, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब यहाँ सरकार भी जो है आर्थिक रूप से आर्थिक सुधार के लिए मदद करेगी और प्रयास करेगी। साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी अलाउड किया गया था कि वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज खोल सके। बट अब यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम और दिक्कत आई वो ये आई कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर वालों को तो अलाउड कर दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल निजी व्यक्तियों को भी इंडस्ट्री खोलने के लिए अलाउड कर दिया। बट एक शर्त ये थी कि वो जो भी इंडस्ट्री खोलेंगे, जो भी उद्योग खोलेंगे, तो वो उनकी खुद की रिस्क पे खोली जाए। ठीक है। और प्लस ये भी था कि आप सभी को पता है कि पहले लोगों की जो कंडीशन थी वो इतने अमीर नहीं हुआ करते थे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। वो मोस्टली जो परिवार थे वो सब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे या कोई लेबर पे बेस्ड थे। तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं था उस समय कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उस समय खोल पाए।
दूसरा, अगर कोई कोशिश भी करता उस समय इंडस्ट्री खोलने की, तो एक लाइसेंस या परमिट राज हम उस समय चलता था, जिस उसमें जिनका लाइसेंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्री खोलने जा रहा है, तो उसको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस सिर्फ लाइसेंस लेने तक ये सीमित नहीं था, बल्कि लाइसेंस लेने के बाद भी आप अपने इंडस्ट्री में, आपके उद्योग में कितना प्रोडक्शन करेंगे, द क्वांटिटी that you are going to produce and the amount or the prices you are going to fix, जो prices आपको fix करनी है, वो सब के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। तो यहाँ पूरा फ्रीडम नहीं था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे रहता था। सरकार ने डिसाइड करा कि वो आर्थिक सुधारों को इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से स्टार्ट करेगी। उद्योगीकरण से वो क्या करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाना चाहती थी। तो सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने हाथों में ले रखा था। प्राइवेट इंडिविजुअल मोस्टली, बहुत कम इंडस्ट्रीज खुली थी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा, क्यों, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैपिटल। मोस्ट ऑफ द फैमिली आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड because of the license permit राज system which required license for everything, for opening of industry, for the amount of quantity produced, the prices to be fixed. सरकार की नीति ये भी थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको तभी अलाउड किया जाएगा जब वो कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो, मतलब टेक्नोलॉजी को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो। नई टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में ला रहे हैं तो ही वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई किसी और मामले में कोई भी प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। इंपोर्ट जो है कम से कम रखने की कोशिश सरकार कर रही थी, बट जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि तेल वगैरह, ये सब तो इंपोर्ट करना ही पड़ती थी इंडिया को। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही थी, बट जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। क्यों कम थी, मैं आपको बताया कि लोगों के पास कैपिटल नहीं था, एग्रीकल्चर बेस्ड थे ज़्यादातर लोग, प्लस वो रिस्की था, लाइसेंस चाहिए रहता था, और हर चीज़ के अंदर जो था परमिशन लेना पड़ती थी गवर्नमेंट की। प्लस आपको पता है करप्शन था खूब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत था, करप्शन बहुत था। इन सब कारणों से क्या हुआ, 1990 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इंडिया की अर्थव्यवस्था जो थी उसकी कमर टूट गई। इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ख़राब यहाँ पे प्रभाव पड़ा। नॉर्मली जो कच्चा तेल था वो जब कुवैत से आता था तो इंडिया की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि सिर्फ हफ्ते भर के 7 दिन तक के तेल का आयात इंडिया कर सकती थी, उसके बाद उसके पास कोई पैसा नहीं था। अगर तेल का आयात नहीं होता तो इससे लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली थी। इंडस्ट्री में जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता रहती है वो इंडस्ट्रीज जो थी उसके ऊपर अफेक्ट होने वाला था। दूसरा ये था कि जो लोगों को एलपीजी जो सिलेंडर्स मिलते थे उसमें प्रॉब्लम आती। तो ऑयल की इंपोर्ट बहुत ज़रूरी थी इंडिया के लिए, बट इंडिया के पास कोई भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं पड़ा था। अब क्या करना था, अब तो गवर्नमेंट को कोई नया डिसीजन या बोल्ड एक्शन लेनी थी जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। अब इंडिया के सामने एक परेशानी थी कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से लाया जाए, फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगी। पेमेंट आप कैसे करेंगे, आपके पास फॉरेन करेंसी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर आरबीआई जो गवर्नर थे उस समय, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी के सामने कि हमारे पास जो सोना है, जो गोल्ड है, गोल्ड का जो रिज़र्व है, हम उसको गिरवी रख के, मोर्टेज पे रख के क्या कर सकते हैं, पैसे जो है वो इंटरनेशनल संस्थाओं से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम उनसे उधार ले सकते हैं और फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। इस पे सहमति हो गई। इस पे सहमति होने के बाद
इंडिया को कुछ फंड्स मिल गए, बट ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था। थोड़े ही समय की बात थी। जो पेमेंट जो इंडिया दे रही थी ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल का जो तेल है उसका आयात जो हो रहा था, उसके लिए जो पेमेंट वो दे रही थी, उसके प्राइसेस अचानक से बढ़ गए। बढ़ने का क्या कारण था? कारण ये था कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराक ने कुवैत पर हमला करा, उससे क्या हुआ कि तेल के जो भाव थे, क्योंकि कुवैत से तेल आता था तो वहाँ पे उनको थी उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत, और वॉर के लिए भी उन्हें करेंसी की ज़रूरत थी। उन्होंने तेल के भाव क्या कर दिए? बढ़ा दिए। ऑयल प्राइसेस क्या हो गए? इन्फ्लेट हो गए, महंगाई बढ़ गई। अब जितना पैसा इंडिया पहले देता था इंपोर्ट के लिए, उससे ज़्यादा पैसा उससे देना पड़ने लग गया। गिरवी रखा गया गोल्ड काफ़ी नहीं था। बहुत जल्दी दिए जो मिले थे फंड्स इंडिया को, वो वैनिश होने लगे, ख़त्म होने लगे। सरकार ने लास्ट में जाके जो है अर्जी दी IMF में कि उसे जो है और लोन की और उधार की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए। बट IMF से जो था लोन मिलना इतना आसान नहीं था। IMF में आपको बता दूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि देशों के विकास के लिए उनको क्या देती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो IMF के पास जो है भारत सरकार ने अर्जी लगाई फंड्स के लिए, बट IMF से जो था इतनी आसानी से लोन मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके 80% जो थे वोटिंग पावर्स वो अमेरिका के पास थे। अमेरिका कर रहा था कुवैत में मदद, इराक पर हमला करके। तो अमेरिका ने एक शर्त रखी भारत सरकार के सामने, इंडिया की गवर्नमेंट के सामने, कि अमेरिका के जो विमान इराक पर हमला करने जा रहे हैं, उन विमानों को भारत की भूमि पर उतरने की, उनको रिफ्यूल करने की इजाज़त इंडिया की सरकार दे। अब यहाँ पे अमेरिका को ये इजाज़त देने का मतलब ये था कि हम अमेरिका की क्या कर रहे हैं? वॉर में हेल्प कर रहे हैं, मतलब एक तरह से युद्ध में इंडिया का शामिल हो जाना। तो इसके ऊपर चर्चा हुई, सरकार ने फिर बात करी और सरकार ने एक शर्त रखी। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने ये शर्त रखी, अगर अमेरिका चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? $2 बिलियन का जो है उसको फंड्स देना पड़ेंगे इंडिया को, एंड दैट टू विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन के बिना उसको $2 बिलियन जो है फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा इंडिया को। अमेरिका इस पे राज़ी हो गया और बिना टर्म्स एंड कंडीशन के इंडिया को $2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व मिल गया। जब वो फंड्स भी ओवर हो गए, ख़त्म हो गए, और भारत की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, तो आगे जाके फाइनेंस मिनिस्टर जो बने वो बने मनमोहन सिंह जी, और नए प्रधानमंत्री जो बने नरसिम्हा राव, उनके अंडर में नई पॉलिसी का डिक्लेरेशन करना पड़ा। ये एक ठोस कदम था जिसके ऊपर सरकार ने हामी भरी और लिबरलाइजेशन को डिक्लेयर किया, उदारीकरण की नीति की उनने घोषणा की। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडिया की अर्थव्यवस्था इम्प्रूव ना होने के कारण लास्ट में जाके प्रधानमंत्री जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिबरलाइजेशन पॉलिसी का डिक्लेरेशन करना ज़रूरी हो गया। अब क्या कारण था जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था? क्यों आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी इंडिया की, और क्यों हमें ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी? क्यों इंडिया को लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा? तो उसके कारण अब हम देखते हैं। पहला कारण है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो सार्वजनिक
क्षेत्र की जो इकाइयाँ थी उनका जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन था वो बहुत ख़राब था। वो प्रॉफिट में नहीं चल रही थी, उनमें लगातार क्या हो रहा था, लॉस हो रहे थे, नुकसान हो रहा था। और नुकसान होने का ज़्यादातर कारण क्या था कि एक तो उनका मोटो ये था सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव नहीं था उनका। उनका कहना था समाज सेवा उनका पहला जो था उद्देश्य था। दूसरा उसमें बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, करप्शन उसके अंदर बहुत हो चुका था। ठीक है, बहुत जो है उसमें आप देखेंगे तो लाल फीताशाही उसमें बहुत दिखने को मिलती है। दूसरा कारण जो था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिट होना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा। ठीक है, मतलब आपको फॉरेन रिजर्व अच्छा मिलेगा। आपको मैं एक बार बता दूं, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना, बाहर के देशों में कुछ चीज़ें बेचना। अगर एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हुआ तो हमें दूसरे देशों से फॉरेन करेंसी अच्छी मिलती है, इसलिए है फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व होता है वो हमारे देश में अच्छा होता है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो आपके पास फॉरेन करेंसी की कमी होती है और वो रिज़र्व घट जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट तो जो था वो ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा फॉरेन करेंसी रिज़र्व जो था वो क्या हो चुका था, ख़त्म होने की कगार पे आ चुका था। तीसरा कारण ये था महंगाई, इन्फ्लेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंपोर्ट करना था ऑयल, उसके वो जो थी उसके प्राइसेस बढ़ गए थे। ज़्यादा पैसा इंडिया को, ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा था फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द ऑयल। तीसरा जो था जो फोर्थ कारण था वो ये भी था कि हमारे पास बहुत कर्जा हो चुका था। जितना अभी तक इंपोर्ट के लिए जितना भी लोन लिया गया था, जो घड़ी घड़ी फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज फंड्स जो घड़ी घड़ी उधार लिए गए थे, उन सब का भी ब्याज बढ़ता जा रहा था। उसको रीपे तो करना ही था, बट प्लस इंटरेस्ट उसको रीपे करना बाकी था। तो यहाँ पे जो डेब्ट बर्डन है वो बढ़ता जा रहा था। और एक कारण था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयाँ थी उनका प्रबंध बहुत बेकार था, अच्छा नहीं था। प्रबंध अच्छा ना होने का कारण मैंने आपको बता दिया। एक तो करप्शन था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत था। तो आप देखेंगे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुई, उसके पहले स्कूटर, घड़ियाँ, कारें, जो भी बनता था सब गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बनता था। जो पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किसके हाथों में था, कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अगर आप देखेंगे तो पहले सिर्फ एम्बेसडर चलती थी। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है डिक्लेयर हुई, उसके बाद सिर्फ एम्बेसडर आपको सड़कों पे नहीं दिखती है। अब आप देखेंगे तो कई कारें आपको जो है सड़कों पे दिखेगी, अलग अलग कंपनियों की। एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और अगर आप अभी देखेंगे तो हज़ारों चैनल आपको दिखेंगे टेलीविज़न पर। तो ये अंतर आ गया लिबरलाइजेशन पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद। अब हम इसके कुछ प्रभावों को देखते हैं, इम्पैक्ट को देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है।